गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो एक बार फिर से रक्षाबंधन की पूरी छुट्टी मना करके हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का भी रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया होगा, बढ़िया गया होगा और आप सभी ने इस त्योहार को बहुत ही शिद्दत के साथ मनाया होगा। और यह जो त्योहार है ये बेसिकली इसका नाम ही है रक्षाबंधन, है ना। जो रहा था इसका नाम था रक्षाबंधन, कि हम जो है वो ये वादा देते हैं अपनी बहनों को कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और हमारे रहते हुए तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी भाइयों को, सभी लड़कों को ये प्रण भी लेना चाहिए कि अपनी बहनों के साथ साथ दूसरी की बहनों की भी रक्षा करने का हमारा प्रण होगा और हम कभी भी इस प्रकार का कोई बिहेव ना करें, इस प्रकार का कभी कोई बर्ताव ना करें जिससे हमारे वजह से दूसरी की कोई बहन हो, कोई बेटी हो, किसी की पत्नी हो, है ना, उसको किसी प्रकार की असहजता का अनुभव हो हमारी वजह से। इस तरह का व्यवहार हम कभी ना करें, ये वचन रक्षाबंधन पर एक भाई को स्वयं लेना चाहिए। चलिए, तो आज का ये जो हमारा क्लास है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा क्लास है आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है और पिछले 2 दिन से मैं भी छुट्टी पे था और गांव गया हुआ था, पूजा पाठ था, शंकर भगवान का महाअभिषेक था और फिर ये फेस्टिवल बीच में आ गया, तो इस वजह से थोड़ा मैं 1-2 दिन प्रेजेंट नहीं हो पाया आपके साथ। बट आज से एक बार फिर से हमारी जो यात्रा है वो लगातार चलेगी। यूट्यूब वाला सेशन भी आज से शुरू हो जाएगा जो कुछ 1-2 दिन के लिए बंद हो गया था, मैं नहीं था जिसके कारण, तो आज से वो सारी चीजें फिर से एक बार आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए, हमारा जो पिछला क्लास था मॉडर्न हिस्ट्री में, जो हमारा पिछला क्लास था वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, कुछ बता सकते हैं सुधाकर आप? क्या था टॉपिक हम लोग का, क्या चल रहा था? रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा था, आई थिंक क्रांतिकारी आंदोलन, है ना। तो हम लोग देख रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 3 से 4 सवाल सीधे तौर पे पूछे जाते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो। इसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार मुख्य तौर पे मैंने आपको बताया था कि बंगाल और महाराष्ट्र, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास, ये सारे जो स्टेट्स थे ये क्या थे? क्रांतिकारी आंदोलन के गढ़ थे, है ना। यहां पे क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। अब मैं बंगाल की बात कर रहा हूं तो ये आज की बंगाल की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूं 1911 से पहले के बंगाल का, है ना। जब बंगाल विभाजन हुआ था उससे पहले के बंगाल का, यानी कि जिस बंगाल में आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का बांग्लादेश, आज का ओडिशा, ये पूरा समाहित था। मैं उस बंगाल की बात कर रहा हूं। उस बंगाल को कहा जाता है क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़, सेंटर, ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, और इसके बाद पंजाब और मद्रास, ये स्टेट्स भी थे जहां पर क्रांतिकारी आंदोलन खूब हुआ था, बढ़ बढ़ के हुआ था। और मैंने ये भी कहा था कि जब क्रांतिकारी आंदोलन को आप देखेंगे तो क्रांतिकारी आंदोलन देशीय स्तर पे भी था और विदेशी स्तर पे भी था, है ना। ये इंटरनली भी था और ये एक्सटर्नली भी था। ये इट्स आल्सो गोइंग ऑन इंटरनल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड इट्स आल्सो गोइंग ऑन आउटर पार्ट ऑफ इंडिया। आउटर पार्ट ऑफ इंडिया का मतलब है भारत से बाहर, भारत से बाहर से कि ब्रिटेन में, भारत से बाहर से कि अमेरिका में, जर्मनी में। भारत के बहुत सारे वीर क्रांतिकारी थे जो भारत के बाहर जाकर के भी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे और भारत के अंदर भी लड़ रहे थे। तो अभी हम देख रहे थे भारत के अंदर, जिसमें हमने बंगाल के बारे में बात किया था पिछले क्लास में। जो लोग नहीं देखे होंगे, ऐप पे वीडियो रिकॉर्डेड है, पिछला क्लास आप देख लेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बंगाल में आप देखेंगे कि बंगाल के अंतर्गत जो आंदोलन है वो किस प्रकार से हुआ। अनुशीलन समिति के बारे में हमने बात किया था कि अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया था।
कि अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, है ना। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, फाउंडर कौन थे अनुशीलन समिति के? तो अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त, भूपेंद्र दत्त और प्रमोद मित्तर, और प्रमोद मित्तर, ठीक है। तो ये बारिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त और प्रमोद मित्तर, ये जो थे, इन्होंने क्या किया था? अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। और ये अनुशीलन समिति कहां पे स्थापित हुई थी? कलकत्ता में। ये अनुशीलन समिति कहां पे स्थापित हुई थी? कलकत्ता में। ये बंगाल की क्रांतिकारी संस्था थी, ठीक है। ये बंगाल की क्रांतिकारी संस्था थी, इसको आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है कि एक बंगाल में एक समाज था, नोट करके लिख लेंगे, भद्रलोक समाज, है ना। भद्रलोक समाज कहा जाता है कि ये भद्रलोक समाज, पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन पीटी में कि भद्रलोक समाज कहां से संबंधित था, तो आपको ध्यान रखना है भद्रलोक समाज कहां से संबंधित था। तो भद्रलोक समाज जो था वो बंगाल से संबंधित था। इनिशियली बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो आगे बढ़ा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल और क्रेडिबल माना जाता है भद्रलोक समाज को। लेकिन संस्थागत तौर पर जो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था अनुशीलन समिति, है ना। और इसमें बारिंदर घोष, भूपेंद्र दत्त और प्रमोद मित्तर। ये भूपेंद्र दत्त वही हैं जो नरेंद्र दत्त के भाई हैं, यानी कि स्वामी विवेकानंद के भाई, ठीक है। अब देखिए, बारिंद्र कुमार घोष ने एक किताब लिखी थी भवानी मंदिर, जरूर ध्यान रखेंगे, भवानी मंदिर। ये बीपीएससी पूछ चुकी है कि भवानी मंदिर किसने लिखा था। भवानी मंदिर एक क्रांतिकारी पुस्तक है, जो किसने लिखी थी? बारिंदर कुमार घोष ने लिखी थी। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि भवानी मंदिर पुस्तक क्रांतिकारी पुस्तक है, जो बारिंदर कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में दो पत्रिकाओं ने भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, ठीक है। एक पत्रिका का नाम था संध्या और दूसरी पत्रिका का नाम था युगांतर, है ना। इन दोनों संस्थाओं ने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, है ना। इन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, संध्या और युगांतर ने, ठीक है। और इन पत्रिकाओं के जो प्रकाशक थे, जो इस पत्रिका में अपने विचार को प्रखरता से रखते थे, उनका नाम था महर्षि अरविंदो, है ना। महर्षि अरविंद, बाद में ये महर्षि हो गए थे, लेकिन पहले क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को ये लोग आगे बढ़ा रहे थे। इसके साथ ही एक अनुशीलन समिति और सेपरेटली स्थापित हुई थी 1902 में ढाका में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ढाका की अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, है ना। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ ढाका की अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी। तो ढाका के अनुशीलन समिति की स्थापना पुलीन दास ने की थी। किसने की थी? पुलीन दास ने। ढाका के अनुशीलन समिति की स्थापना पुलीन दास के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए, अब आप यहां पे एक चीज और ध्यान रखिए कि आप देखेंगे कि इस संस्था के द्वारा एक कंस्पिरेसी को अंजाम दिया गया था, ठीक है। इस संस्था के द्वारा एक कंस्पिरेसी को अंजाम दिया गया था। ये कंस्पिरेसी क्या थी, है ना। ये कंस्पिरेसी क्या थी, तो आप देखेंगे कि इस कंस्पिरेसी का नाम है अलीपुर कंस्पिरेसी, ठीक है। अलीपुर षड्यंत्र केस, तो लिखेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस। अब ये अलीपुर षड्यंत्र क्या था भाई? आपसे पूछा सकता है कि अलीपुर षड्यंत्र जो है, अलीपुर षड्यंत्र ये किसने इसको ये किया था, है ना। अलीपुर षड्यंत्र केस किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो किस संस्था के द्वारा किया गया था भाई? अलीपुर षड्यंत्र केस अनुशीलन समिति के द्वारा किया गया था। ओके, ध्यान रखिएगा, है ना। अलीपुर षड्यंत्र केस किसके द्वारा किया गया था? तो किस संस्था के द्वारा? तो अलीपुर षड्यंत्र केस जो किया गया था, ये बेसिकली किया गया था इसी समिति के द्वारा, यानी कि अनुशीलन समिति के द्वारा, ठीक है।
अनुशीलन समिति के द्वारा ये किया गया था। इसको यहां पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, महत्वपूर्ण घटना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अलीपुर षड्यंत्र कांड, इसको अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 या 1909 भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस 1908, अलीपुर षड्यंत्र केस। उन्नीस सौ आठ, ठीक है। कहीं कहीं 1909 भी लिखा रहता है, रीजन क्योंकि इस घटना का पर्दाफाश पूरा 1909 तक हुआ था, ठीक है। तो 1909 भी लिखा रहता है। अलीपुर ये कलकत्ता का पुराना नाम है, ठीक है, कलकत्ता का पुराना नाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलीपुर नाम किसने दिया था? सिराजुद्दौला ने दिया था। ये अलीपुर नाम जो है ये किसने दिया था? सिराजुद्दौला ने दिया था, ध्यान रखिएगा। तो अलीपुर षड्यंत्र कांड किसके द्वारा किया गया था? अनुशीलन समिति के द्वारा। किसके द्वारा? अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, ठीक है। नहीं 1902 ही, 1902 में ही, हाँ 2 ही। और ये अलीपुर षड्यंत्र केस जो है इसको और भी अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको और भी अन्य नाम से जाना जाता है। और क्या कहते हैं इसको? तो लिखेंगे इसे मानिक तालाब बम केस, इसे मानिक तालाब बम केस, मानिक तालाब बम केस, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए एग्जाम में यही वर्ड यूज कर दिया तो एकदम नया लगेगा कि कौन सा घटना आ गया भाई, लेकिन अलीपुर षड्यंत्र केस को ही मानिक तालाब बम केस कहा जाता है। इसे मानिक तालाब बम केस या सम्राट बनाम अरविंद घोष अथवा सम्राट बनाम अरविंद घोष केस कहा जाता है, ठीक है, अथवा सम्राट बनाम अरविंद घोष। तो 3 नाम इसका, या तो अलीपुर षड्यंत्र केस, या तो मानिक तालाब बम केस, या फिर सम्राट बनाम अरविंद घोष कांड, ठीक है। नोट करके लिखेंगे कि भारतीय क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ यह पहला बड़ा केस था, भारतीय क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ यह पहला बड़ा मुकदमा था। ठीक है। अब देखिए ये अलीपुर षड्यंत्र केस जो है ये क्यों हुआ? ये हुआ बंगाल विभाजन के कारण, ठीक है। ये जो बंगाल विभाजन इन्होंने किया था, जो इन्हें बंगाल का पार्टीशन किया था, तो इस बंगाल के पार्टीशन का बदला लेने के लिए ये अनुशीलन समिति के द्वारा अलीपुर में कुछ गुप्त प्लानिंग की गई थी कि हम किस प्रकार से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाएंगे, ठीक है। और इस पूरे अलीपुर षड्यंत्र के जो अलीपुर षड्यंत्र था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ये पूछा सकता है कि इसका लीडर कौन था। तो ध्यान रखेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस के लीडर्स कौन थे? तो अलीपुर षड्यंत्र केस के लीडर थे अरविंद घोष, अरविंद घोष और इनके भाई बारिंद्र कुमार घोष। यही 2 लोग जो थे वो क्या थे? मास्टरमाइंड थे इस घटनाक्रम के, मास्टरमाइंड अरविंद घोष और बारिंदर कुमार घोष। ठीक है। अब इस घटनाक्रम में हुआ क्या था? तो इस घटनाक्रम को अंजाम यही बिहार में दिया गया था।
बिहार में कहा? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, प्लानिंग क्या हुई थी? बिहार में मुजफ्फरपुर, बिहार में मुजफ्फरपुर के जिला जज, जिला न्यायाधीश, बिहार में मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास, जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास। अब देखिए, यह घटना तो सब लोग जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते होंगे, लेकिन इसको सीधे यहां पर बताने से पहले मैंने यह सब घटनाक्रम आपको इसलिए बताया क्योंकि यह तो सब लोग जानता है कि किंग्सफोर्ड को 1908 में मारने का प्रयास हुआ था, लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि नहीं जानते हैं सब लोग। सवालवा वहीं से पूछ देता है जहां से देखता है कि ये वाली चीज तो लोग नहीं पढ़ता है या ज्यादा उसका जानकारी नहीं इकट्ठा करता है, क्वेश्चन वहीं से पूछ देता है। और हमारी यही आदत है कि हम आपको वहां तक लेके चलते हैं जहां तक का मामला का जड़ था, जड़ से लेकर के फिर आपको ऊंचाई तक पहुंचाते हैं ताकि सारा मामला आप वहां से समझ लीजिए। इस टॉपिक से फिर कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं, बशर्ते कि याद रहना चाहिए। तो बिहार के मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड, ठीक है, किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास था। ठीक है, और यह मारने का प्रयास कब किया गया? 30 अप्रैल 1908 को। ये 30 अप्रैल 1908, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जिला जज पर बम फेंका गया। ठीक है, लेकिन ये जो बम फेंका गया तो इस बम कांड में वो जिला जज जो है वो मरा नहीं। ठीक है, वो बच गया, किंग्सफोर्ड बच गया। लेकिन मर कौन गया? मर गई कैनेडी, ठीक है, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, दो आदमी मर गया। ठीक है, दो आदमी मर गया। कौन? एक तो इसकी पत्नी और दूसरी इसकी बेटी। ठीक है, जिसको मारना था वो नहीं मरा और जिसको नहीं मारना था वो बेचारा मर गया। ठीक है, ये गलती क्या हुआ? तो बम निशाना बनाया गया था किसको? निशाना बनाया गया था उसके गाड़ी को, तो उसके गाड़ी पर बम फेंकेंगे। ठीक है, तो पहले से रेकी हो गई थी, पता चल गया था कि इस टाइम पे गाड़ी निकलता है, तो अब उसने ही पता था कि गाड़ी में कौन है, लगा कि गाड़ी में वही होगा, गाड़ी पर बम गिरा दिया गया। और गाड़ी पर बम जब गिराया गया, इस बम कांड में कौन लोग शामिल थे? बम फेंकने में दो लोग, बिहार के युवा, है ना, अभी ठीक से मूंछ भी नहीं आया था बेचारे के, है ना, खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, है ना, ये बम फेंकने में यही दो लोग शामिल थे। बम फेंकने में ये दो लोग शामिल थे, लेकिन इस पूरे बम कांड का मास्टरमाइंड ये दो लोग थे, है ना। नेतृत्व यहां से हो रहा था, प्लान कहां बना था? अलीपुर में। ठीक है, और अंजाम कहां दिया जा रहा था? मुजफ्फरपुर में। यह मामला ठीक वैसे ही है जैसे कि आप देखते हैं हमारे यहां 26/11 सब कर दिया था आतंकवादी सब, और वो उसका प्लानिंग कहां से कर रहा था? पाकिस्तान से। तो हालांकि वो सब तो आतंकवादी सब था, हम लोग के यहां हम लोग अच्छा थी, लेकिन ये हमारे जो देश के क्रांतिकारी वीर थे वो अंग्रेजों को हमारे देश से भगाने के लिए ये प्लानिंग अलीपुर में किए और प्लानिंग को अंजाम बिहार के मुजफ्फरपुर में दिए। ठीक है, जिसमें जिसको मारना था वो किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी और उसकी बेटी मारे गए। ठीक है, और बम फेंकने वाले थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, मास्टरमाइंड ये लोग थे। ठीक है, इसके बाद आगे लिखेंगे कि अलीपुर षड्यंत्र केस का जो मुख्य तारीख है, वो मुख्य तारीख क्या है? 30 अप्रैल 1908। जो इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या है? 30 अप्रैल 1908, क्योंकि 30 अप्रैल 1908 को घटना को अंजाम दिया गया था। ठीक है, अब देखिए, ये जब घटना घट गई तो अंग्रेजी पुलिस जांच में जुट गई, और वो भारतीयों को जांच करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा ही अग्रसर रहता था कि तुरंत पकड़ के फांसी दे दिया जाए, मार दिया जाए। तो सबसे पहले जो है इस मामले में छापा पड़ा किसके यहां? बारिंदर कुमार घोष के यहां। तो एक डेट लिखेंगे 2 मई लिखेंगे, पहले 2 मई 1908 को, 2 मई 1908 को
पुलिस ने कलकत्ता के मानिक तला में बारिंद्र घोष के घर पर छापा मारा 2 मई 1908। 2 मई 1908 को कहां पर छापा पड़ा? मानिक तला। यही घर था किसका? बारिंदर घोष का, अरविंद घोष का, दोनों भाई ही थे, यही घर था, इसलिए इसको मानिक तला बम केस भी कहते हैं, है ना। तो 2 मई 1908 को उनके यहां छापा मारा, ठीक है। लेंगे 19 मई 1908 से 19 मई 1908 से आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली 19 मई 1908 से आधिकारिक रूप से अलीपुर मुकदमा शुरू हुआ। ठीक है, तो 19 मई 1908 से यह मुकदमा शुरू हुआ। कहां से? अलीपुर के सेशन कोर्ट से। ठीक है, अलीपुर के सेशन कोर्ट से यह मुकदमा कब शुरू हुआ? 19 मई 1908 से शुरू हुआ और यह मुकदमा कब तक चला? 6 मई 1909 तक। और यह मुकदमा कब तक चला? 6 मई 1909 तक। इसीलिए हमने क्या कहा था कि कहीं कहीं पर अलीपुर षड्यंत्र केस 1909 भी लिखा रहता है, ठीक है, क्योंकि लंबा चला था। यह पहला ऐसा मुकदमा था इसमें पूरे साक्ष्य देखे गए थे, पूरे गवाही किया गया था, सब लोग को एकजुट किया गया था और तब इसको जैसे कि चलाया गया था। तो 19 मई 1908 को मुकदमा शुरू हुआ और 6 मई 1909 तक यह मुकदमा जो है सो कि चला था। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि इसमें सबसे प्रमुख नाम अरविंद घोष और बारिंद्र घोष का था। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें मुख्य आरोपी तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन पुलिस जब जांच करती है तो ये ना पता करती है कि हु इज द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड कौन था, किसने ये किया, किसके वजह से हुआ। इसलिए मुख्य आरोपी कौन था? अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष, ये दो भाई मुख्य आरोपी थे। और यहीं पर जांच चला। कहा जाता है कि पुलिस ने जब चार्जशीट तैयार किया तो पुलिस ने अपने चार्जशीट में कुल 49 लोगों को दोषी बनाया था। ध्यान रखेंगे कि अलीपुर षड्यंत्र कांड में कुल कितने लोगों को दोषी बनाया गया था? तो पुलिस ने कुल 49 लोगों को दोषी बनाया था, यानी कि 49 मेंबर्स जो थे वो अभियुक्त थे। ठीक है, हालांकि अब होता है ना कि जैसे कि जब छापा पड़ा, बारिंद्र घोष के घर पे छापा पड़ा तो बहुत सारे आदमी को उठा लिया, तो सब आदमी वहां अपराधी थोड़ी था, है ना। कुछ आदमी हो सकता है घूमने गया हो, हाल चाल लेने गया हो, ये भी तो होता है। लेकिन पुलिस जब हटाता है उसको उठा लेती है। आज भी होता है, इसलिए लगता है कि घटना कहीं घट जाता है तो आदमी सब पुछारियों में नहीं जाता है जल्दी, डरे कि चल जाएंगे तो पुलिस हमें से पूछताछ करना शुरू कर देगी। पुलिस को थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आज भी हमारी जो पुलिसिंग सिस्टम है हमारे देश की, वो पुलिसिंग सिस्टम कहीं ना कहीं अंग्रेजी पद्धति पे ही काम कर रही है। आज भी आम आदमी पुलिस को देख कर डर जाता है, जबकि पुलिस को फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कि पुलिस से आम आदमी अपना समस्या बता सके। उसको ही नहीं डर लगे कि पुलिस उसका शोषण कर देगी। आम आदमी पुलिस को देखते डर जाता है ना। तो उस समय पुलिस क्या किया, 49 लोग को अभियुक्त बनाया था। लेकिन मुख्यतः जिन पर आरोप सिद्ध हुआ और जिनको दंड दिया गया, है ना, वो लगभग 9 लोग थे। ठीक है, 9 लोग थे जिन पर आरोप सिद्ध हुआ। अलीपुर षड्यंत्र कांड में 9 लोगों पर आरोप सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इसमें आरोप सिद्ध हुआ कितने पे? 9 लोगों पे। ठीक है,
अब देखिए, तो पुलिस ने जो चार्जशीट बनाया, यहां पे ध्यान रखिएगा, 2 कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए नाम, एक तरफ नाम लिखिए, आरोपियों का नाम होगा जिन पर आरोप लगा था, और दूसरी तरफ षड्यंत्र में भूमिका, षड्यंत्र में भूमिका, रोल इन द कंस्पिरेसी। तो कंस्पिरेसी में भूमिका क्या था भाई? तो आइए कंस्पिरेसी में भूमिका देखिए। पहला नाम बारिंद्र कुमार घोष, ठीक है। अब बारिंद्र कुमार घोष की भूमिका क्या थी? तो इन पे आरोप था कि यही संगठन करता है, संगठन करता, ये पूरा मामले का मास्टरमाइंड यही थे, ठीक है। और क्रांतिकारी नेता, मतलब इनके बातों से, इनके प्रभाव से ये पूरा का पूरा मामला हुआ है, यह आरोप था इन पर। दूसरा, इन्हीं के भाई अरविंद घोष, अरविंद घोष पे क्या आरोप था भाई? अरविंद घोष, इन्हीं के भाई अरविंद घोष, इनको कहा गया वैचारिक संरक्षक, आइडियोलॉजिकल प्रोटेक्टर थे। एक तो वैचारिक रूप से इनका समर्थन भी करते थे और इनको प्रोवोक भी करते थे ये काम करने के लिए, है ना। विचार क्रांतिकारी होता है, ठीक है, और विचारों में बम से ज्यादा पावर विचार में होता है। हमारे एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, है पटना यूनिवर्सिटी के, उनकी किताब आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, दीनानाथ वर्मा जी। दीनानाथ वर्मा जी फ्रांस की इतिहास लिखते हैं, तो फ्रांस के इतिहास में वो एक लाइन लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं। वो कहते हैं कि फ्रांस में रूसो ना होता, बाल्टेयर ना होता, मोंटेस्क्यू ना होता और दिदरो ना होता तो फ्रांस में क्रांति ना होती। ये बड़ा इंपैक्टफुल लाइन है कि रूसो ना होता, दिदरो ना होता, वोल्टेस्क्यू ना होता, वाल्टेयर ना होता तो फ्रांस में क्रांति ना होती। भाई ये रूसो, दिदरो, वाल्टेयर, मोंटेस्क्यू, ये सब कौन थे? ऑल आर द आइडियोलॉजर्स, ये सब के सब विचारक थे, उनके विचारों में क्रांति थी। तो दीनानाथ वर्मा जी कहते हैं कि अगर ये इन्होंने अपना विचार नहीं रखा होता तो 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ होता। तो ये क्रांति जो हुआ, वो क्रांति, ये घटना जो घटी, उसमें अरविंद घोष की वैचारिक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, उल्लासकर दत्ता, उल्लासकर दत्ता। ये उल्लासकर दत्ता कौन थे? उल्लासकर दत्ता लिखेंगे बम बनाने वाले, है ना। कहा जाता है कि जो बम फेंका गया था, उस बम को बनाने वाले कौन थे? ध्यान रखिएगा, बम बनाने वाला उल्लासकर दत्ता। अलीपुर षड्यंत्र कांड में बम कौन बनाया था? उल्लासकर दत्ता ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद हेमचंद्र, हेमचंद्र दास, हेमचंद्र दास, इनकी क्या भूमिका थी? बम प्रशिक्षक की। बम कैसे फूटेगा, बम किस प्रकार से चीजें होंगी, तो बम के बारे में ट्रेनिंग किसने दिया था? हेमचंद्र दास। इसके बाद सत्येंद्रनाथ बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, इनकी क्या भूमिका थी? समूह का सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर, समूह का सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद सत्येंद्रनाथ बोस के बाद कन्हई लाल दत्त, कन्हई लाल दत्त,
कन्हई लाल दत्त। ये कन्हई लाल दत्त कौन थे भाई? तो इन्होंने क्या था, सरकारी गवाह की हत्या कर दी थी। इस पूरे घटनाक्रम का वो सरकारी गवाह बन गया था, है ना, कन्हई लाल दत्त। तो इस इन पे आरोप था सरकारी गवाह की हत्या का। तो इस सरकारी गवाह कौन था? अलीपुर षड्यंत्र कांड का सरकारी गवाह कौन था? तो सरकारी गवाह का नाम लिख लीजिए, ये विभीषण था। ये सब हमारे क्रांतिकारी भाई देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, आई जाकर के मिल गया अंग्रेज सबसे, ठीक है। उनका नाम था नरेंद्र नाथ गोस्वामी। नरेंद्र नाथ गोस्वामी विभीषण था। कोई ना कोई विभीषण होवे करता है। नरेंद्र नाथ गोस्वामी, ठीक है, यही मुखबिर बन गया था। और इसी की हत्या किसने कर दी थी? कन्हई लाल दत्त ने जेल में ही इसको मार दिया था, ठीक है। तो जेल में जब इसको मार दिए तो इसको, इसी को मार देने से केस क्या हो गया, कमजोर हो गया, कोई गवाह नहीं बचा। यही ना गवाह था, गवाही दे रहा था, इसी को धर के मार दिए तो गवाह नहीं बचा, और इसी से पुलिस का केस कमजोर पड़ गया था। तो इस पूरे घटनाक्रम का सरकारी गवाह बन गया था नरेंद्र नाथ गोस्वामी, जिसकी हत्या कन्हई लाल दत्त ने कर दी थी। नेक्स्ट लिखेंगे, इसके बाद सत्येंद्र नाथ बसु। सत्येंद्र नाथ बसु। सत्येंद्र नाथ बसु ये क्या थे? तो ये हथियार प्रशिक्षण में शामिल थे। हथियार प्रशिक्षण में शामिल, ठीक है, हथियार प्रशिक्षण में शामिल। तो सत्येंद्र नाथ बसु जो थे ये हथियार प्रशिक्षण में शामिल थे। ये हथियार कैसे यूज करना है, कैसे प्रयोग में लाना है, इसके बारे में शिक्षा देते थे, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी दो नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ठीक है, जिसमें प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी, तो प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से पहले ही इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। तो कोई वैसा आरोप पुलिस को लगाने का मौका ही नहीं मिला था, है ना, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले ही इनकी क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। गिरफ्तारी से पहले ही मृत्यु, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी का गिरफ्तारी से पहले मृत्यु हो गया था। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट खुदीराम बोस। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए फांसी। मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए फांसी। तो खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? तो यही जो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, 11 अगस्त को दिया गया था। नोट कर लेंगे, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी। ओके, कहा जाता है कि जिस समय इनको फांसी दी गई थी उस समय इनका एज क्या था? कोई पूछ जाता है कि जब इनको फांसी दिया गया था उस समय इनका एज क्या था, कितना इनका एज हुआ करता था? तो कहा जाता है कि उस समय लगभग इनकी आयु 18 साल थी। ठीक है, 18 साल
8 महीना 8 दिन, है ना, 18 साल 8 महीना 8 दिन, तो आप लगभग 19 भी कह सकते हैं। ठीक है, 18 साल 8 महीना 8 दिन इनका उम्र माना जाता है। ठीक है, और फांसी कहां दी गई थी? मुजफ्फरपुर जेल में ही 3:30 बजे सुबह में दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर ये सारे आपके जो है वो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। ठीक है, जिनकी अलग अलग भूमिका थी। ओके, अलग अलग इसमें क्या थी, इनकी भूमिका थी। तो ये सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अभियुक्त थे अलीपुर षड्यंत्र केस के। ठीक है, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम सबसे इंपॉर्टेंट रूप से लिया जाता है। ये सारे कुछ जो हमने नाम बताए जरूर इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से अगर प्रश्न बना तो लोग छात्र कहेंगे कि प्रश्न बड़ा टफ था, है ना। प्रश्न टफ कब हो जाता है? जब आपको जानकारी नहीं रहता है। आज जो बात आपको जानकारी है और वही चीज पूछ दिया गया तो आपके लिए आसान हो गया, है ना। तो इसलिए ये दोनों लोग का नाम तो सब लोग जानते हैं, सारा बात जानते हैं, लेकिन इन सभी लोगों का नाम, इनकी क्या भूमिका थी, ये भी आपको जानना यहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इनकी क्या भूमिका थी और किस तरीके से इनको यहां पर शामिल किया गया था। ठीक है, इसके आगे आइए। नेक्स्ट, अब इसमें नोट करके लिखेंगे, थोड़ा सा नोट करके लिखेंगे कि सशस्त्र क्रांतिकारियों से जुड़ा पहला बड़ा राजनीतिक मुकदमा था। यह सशस्त्र क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ पहला बड़ा राजनीतिक मुकदमा था। ठीक है, और चलिए मैं इसको अब यहां पे मिटा देता हूं। यहीं पर एक नोट करके इंपॉर्टेंट लाइन लिखिएगा। ये चितरंजन दास का नाम बहुत फेमस है ना, इनका नाम भी आप बहुत फेमस सुनते हैं, क्योंकि ये एक वकील थे और इस केस में चितरंजन दास ने ही अरविंद घोष का बचाव किया था। ठीक है, लिख लेंगे, इस केस में चितरंजन दास ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। चितरंजन दास ने इस केस में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ठीक है, और इन्होंने किसका बचाव किया था? अरविंद घोष का। और इनके ही प्रयासों का नतीजा था कि अरविंद घोष को कोई सजा नहीं हुआ। अरविंद घोष को कोई सजा नहीं हुआ, उनको बरी कर दिया गया। ठीक है, तो इनको बरी कर दिया गया। क्यों बरी कर दिया गया? लैक ऑफ द एविडेंसेस, साक्ष्य के अभाव में, साक्ष्य नहीं था तो इनको बरी कर दिया। कहा गया कि भाई इन्होंने वैचारिक क्रांतिकारी फैलाया, तब इसका कोई एविडेंस नहीं था मुख्य तौर पे। और मुख्य जो मुखबिरी जो किसने किया था, नरेंद्रनाथ गोस्वामी, उसको क्या कर दिया गया? उसको पहले ही कन्हैयालाल दत्त और सत्यनाथ बोस लोग मिलकर के मार दिया था। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि बारिंद्र घोष और उल्लासकर दत्ता, बारिंद्र घोष और उल्लासकर दत्ता, बारिंद्र घोष और उल्लासकर दत्ता को मृत्युदंड दिया गया था, है ना। इस केस में इनको क्या दिया गया था? मृत्युदंड, यानी फांसी होनी थी। लेकिन फिर बाद में इनको इस सजा को बदल करके आजीवन कारावास कर दिया गया। आजीवन कारावास में चेंज कर दिया गया।
इनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। ठीक है। और अभी जो हमने एक बात किया था कन्हैयालाल दत्त, तो कन्हैयालाल दत्त जो है ना, तो कन्हैयालाल दत्त पर आरोप था नरेंद्रनाथ गोस्वामी की हत्या का पुलिस मुखबिर के लिए, तो इनको क्या दे दिया था? फांसी का सजा। इनको फांसी हो गई थी। कन्हैयालाल दत्त को फांसी की सजा मिली। ठीक है। और बाकी जो अन्य लोग थे जिनका नाम आप ऊपर लिखे थे, उन लोगों को 7 से लेकर के 10 वर्ष तक की सजा दी गई थी। 7 से लेकर 10 वर्ष तक की सजा। ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर यह पूरा का पूरा मामला हुआ और इस तरह से पूरे के पूरे लोग इसके अंदर में शामिल थे। ठीक है। तो यह था पूरा का पूरा मामला अरीपुर षड्यंत्र कांड का। ठीक है। कब हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या नाम था, कौन लीडर्स थे, कि इनकी क्या भूमिका थी, महत्वपूर्ण अभियुक्त कौन कौन से थे, और इस घटनाक्रम को किस नाम से जाना जाता है। अब बताइए कि अलीपुर षड्यंत्र केस से कोई प्रश्न अगर आ गया तो छूटेगा जी है? अब ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से आगे बढ़कर के आपने अन्य फैक्ट्स को भी जान लिया। ठीक है, कि अन्य फैक्ट्स इसके क्या क्या थे। ठीक है, तो इसको यहां पे आपको ध्यान रखना है। कभी कभी बीपीएससी बहुत फैक्चुअल हो जाती है, एज वेज पूछ लेती है। भगत सिंह का एज पूछ चुकी है ना, कि फांसी के वक्त भगत सिंह का एज कितना था। इनका भी पूछ सकता है कि भाई कितना एज था, तो अभी आपने लिखा 18 साल 8 महीना 8 दिन। ठीक है, लगभग 19 भी जा सकता है क्योंकि 8 महीना हो चुका है, तो आप 19 भी लगभग में इसको लिख सकते हैं, मतलब लिखा हुआ आ सकता है कहीं पे। तो जो क्लोजेस्ट होगा वहां जाना है, या अप्रोप्रिएट होगा तो अप्रोप्रिएट आपको ध्यान रखना है 8 साल 8 महीना 18 साल 8 महीना और 8 दिन। ठीक है, तो यहां पे इसको आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद यहां पर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ और बंगाल में जो है क्रांतिकारी आंदोलन और भी आगे जाकर के काफी बढ़ा। ठीक है, ये नहीं कि इसका इस वजह से लोग डर गए और क्रांतिकारी आंदोलन होना बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आगे भी लगातार चलता रहा और आगे भी ये मूवमेंट्स कंटिन्यू हुए। ठीक है, तो अब देखिए कि ये तो बंगाल की बातें थी। ठीक है, कि ये सब बंगाल में हुआ। ओके, अब अगला हेडिंग बनाएंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए अगला हेडिंग बनाइए, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार से हुआ और क्या क्या घटनाएं घटी, वो हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे हुआ, तो एक बात फैक्ट लिखेंगे महाराष्ट्र के संबंध में, लिखेंगे वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के, बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक, सावरकर, वासुदेव बलवंत फड़के, बाल गंगाधर तिलक, सावरकर जैसे नेताओं के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में बड़े स्तर पे क्रांतिकारी आंदोलन हुआ। आगे लेंगे कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के को जाता है। वासुदेव बलवंत फड़के को जाता है। वासुदेव बलवंत फड़के को जाता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधि किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने, और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक लेंगे। इसके पश्चात बाल गंगाधर तिलक ने, इसके पश्चात बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव, गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव, गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव के माध्यम से, गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव के माध्यम से गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल में, क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल में प्रोत्साहित किया। साथ ही इनकी पत्रिका मराठा और केसरी ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव है, तो नाम से ऐसा लगता होगा कि धार्मिक होगा, रिलीजियस होगा, लेकिन इट्स नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम द रिलीजियस इंटरेस्ट, है ना।
ये रिलीजियस इंटरेस्ट से इंस्पायर्ड ही नहीं था, इट्स कंप्लीटली इंस्पायर्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरेस्ट, है ना, एंड रिवोल्यूशनरी इंटरेस्ट। ये राजनीतिक और क्रांतिकारी रुचि के तहत इसको खुला गया था, इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। ये माध्यम क्या बनता था, लोगों को एकजुट करने का माध्यम बनता था, ठीक है। जैसे कहीं कह दीजिए कि आज मंदिर में पूजा है, देखिए लोग भीड़ लग जाएगा। अभी जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है, ठीक है, तो कृष्ण जन्माष्टमी आएगा, तो कृष्ण जन्माष्टमी में क्या होगा, अब देखिएगा जैसे इस्कॉन टेम्पल है, एकदम पूरा भीड़ लग जाएगा आदमी सबको पूजा पाठ के लिए, ठीक है, क्योंकि धार्मिक महोत्सव है। अब वहीं पर बुला करके सबको कोई आवाहन कर दीजिए तो उसका ज्यादा इंपैक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, ज्यादा ही प्रभाव में आएगा। आप देखिएगा जन्माष्टमी में क्या होगा, पूरा आप ज्यादातर तो आजकल हर जगह कौन पहुंच जा रहा है जी, लड़का लड़की सब। अभी कृष्ण भगवान का भी पूरा एकदम पहुंच जाएगा, सब अपने एकदम पूरा तैयार होकर के डेंटिंग पेंटिंग करके, डेंटिंग पेंटिंग करके पहुंच जाएगा। उसका उद्देश्य पूजा करना कम, आप फोटो खींचना ज्यादा रहता है, सेल्फी उल्फी लेना ज्यादा रहता है। और वही सब वहां पर क्या कर देता है, अफरा तफरी मचा देता है, ठीक है। कहता है बाप हम कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, राधा मैया का पूजा कर रहे हैं, प्रेम का प्रतीक। पगला यहाँ 2 दिन नहीं बतियाएगा तो ब्लॉक तलक सब हो जाएगा, है, अब मारपीट सब कर देगा, शादी के लिए मारपीट सब कर देगा। जिसको पूजा करने जाते हैं हम कृष्ण और राधा मैया को, ये लोग कभी साथ रहे ही नहीं, फिर भी प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, है ना। तो वो प्रेम के प्रतीक क्यों माने जाते हैं, क्योंकि उनके प्रेम में आकर्षण नहीं था, उनके प्रेम में वासना नहीं था, उनका प्रेम समर्पण का था। तो आज का क्या युवा युवती आज का वो समर्पण वाला प्रेम करता है जी, फालतू प्रेम करता है, ऐसा मारपीट वाला प्रेम करता है खाली, है ना। जल चल जाता है हॉल में देखने को, कौन मूवी आया था सैयारा, है ना, 2 गया है साथ है, अब मूवी देख के रो रहा है, रो रहा है तीसरा के लिए, अब देखिए रो रहा है तीसरा के लिए, ऐसे ऐसे करता है सब। तो उसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर ये देखिए, ये गणपति उत्सव जो होता था या जो शिवाजी महोत्सव, ये लगता है कि धार्मिक आयोजन होगा, लेकिन ये लगता था कि धार्मिक है, लेकिन ये धार्मिक था नहीं। यहां पर लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया जाता था, बताया जाता था कि अंग्रेजों के खिलाफ बोलिए, आवाज उठाइए, नहीं तो ये लोग आपको गुलाम बना करके रखेंगे, है ना। और आपको पता ही तिलक ने कहा था, आगे जाकर के कहा था, अभी नहीं कहा था लेकिन आगे कहा था, 1916 में जब होम रूल लीग मूवमेंट उन्होंने किया तब कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना। तो इसलिए यहां पर आप उसको ध्यान रखेंगे, ओके, कि क्या है और किस तरीके से, ठीक है। तो मराठा और केसरी, यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो पत्रिकाएं थी वो क्या थी, क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी, ओके, क्लियर है। आगे आइए, इसके बाद नेक्स्ट आइए, अब इसके बाद यहां पर क्या घटना घटी, इसके बाद यहां पर क्या दुर्घटना घटी, तो लिखेंगे प्लेग का प्रसार, ठीक है, प्लेग का प्रसार और चापेकर बंधु, प्लेग का प्रसार और प्लेग का प्रसार और चापेकर बंधु, ठीक है। प्लेग का प्रसार और चापेकर बंधु लिखेंगे, लिखेंगे कि 1896-97 में 1896-97 में पूना में प्लेग फैला हुआ था। 1896-97 में क्या हुआ था, पूना में प्लेग फैला हुआ था। कैसे अभी हम लोग क्या पिछले 2-3 साल पहले जो कोरोना फैला हुआ था पूरा, वैसे 1896-97 में प्लेग फैला हुआ था, ठीक है। और पूना बुरी तरह से प्लेग से प्रभावित था, ठीक है। पूना में लोग बुरी तरह से प्लेग से प्रभावित थे। ये भी संक्रमण वाला रोग है, संक्रमित कर देता था, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस बीमारी को रोकने के लिए बहुत सारे हथकंडों का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश सरकार ने इस बीमारी को रोकने के लिए
बहुत सारे हथकंडों का इस्तेमाल किया था। बहुत सारे हथकंडों का इस्तेमाल किया था। जैसे अंतिम संस्कार की रस्मों पर प्रतिबंध, अंतिम संस्कार तक को बैन कर दिया था। घरों में जबरन प्रवेश, जांच के लिए घर में जबरदस्ती घुस जाता था सब। तो अब सोचिए कि एक तरफ क्या था कि प्लेग फैला हुआ था, ऐसा वैसा ऐसा नियम बना दिया। जैसे अभी भी आप देखते थे ना, जब कोविड के टाइम पर सरकार ने बहुत सारा नियम बनाया हुआ था, तो उस नियम से आम आदमी खुश नहीं था, है ना। बहुत सारे नियम से आम आदमी तो खुश नहीं था, तो इस तरह की चीजें भी हो रही थी। उस समय भी ऐसा था। तो एक तो ये था कि इतना कड़ा कड़ा नियम सब लगा दिया था, ऊपर से क्या कर दिया, राजस्व वसूली करना शुरू कर दिया, रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए कि एक तरफ इकोनॉमिक के साधन बंद है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और ये सब कहां पहुंच गया, टैक्स वसूलने, कर वसूलने। अभी सब जब कर वसूलने पहुंचा तो महाराष्ट्र के क्रांतिवीरों का दिमाग जल गया कि भाई ये तो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये जो चापेकर बंधु थे, दो भाई, बाल कृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। चापेकर का मतलब बाल कृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। बाल कृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। बाल कृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में रैंड, ये भारतीय सिविल से आईसीएस के मेंबर थे, डब्ल्यू सी रैंड पूरा नाम था, डब्ल्यू सी रैंड। तो डब्ल्यू सी रैंड और डब्ल्यू सी रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, डब्ल्यू सी रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट पर गोली चला दी। अब जब ये गोली चली तो इस गोली में रैंड की हत्या हो गई, रैंड मर गया, आयस्ट घायल हुआ। ठीक है, ये जो भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था डब्ल्यू सी रैंड, इसकी ये मर गया, इसकी हत्या हो गई, और आयस्ट जो है ये घायल हो गया। ठीक है, तो डब्ल्यू सी रैंड ये मर गया और आयस्ट क्या हो गया, घायल हो गया। ठीक है, अब ये देखिए कहा जाता है कि यह भारतीयों के द्वारा किया गया पहला राजनीतिक हत्या था। नोट कर लेंगे, इट वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर
ये भारत में क्रांतिकारियों के द्वारा किया जाने वाला पहला राजनीतिक हत्या था। ठीक है, अब देखिए, तो इन दोनों भाइयों को पकड़ा गया है ना। पहले दामोदर चापेकर को पकड़ा गया था। 1898 में दामोदर चापेकर को फांसी दे दी गई। दामोदर चापेकर को फांसी 1898 में हुई थी। बाल कृष्ण चापेकर भागते रहे थे, लेकिन फिर ये भी पकड़ा गए और 1899 में इनको भी फांसी हो गई। दोनों को फांसी हो गई। ठीक है, और इस घटना में पुलिस का मुखबिर कौन था? हर जगह विभीषण सब होता है जो बताता है कि ये घटना किए थे, हम जानते हैं ये थे। तो यहां पर पुलिस का जो मुखबिर था वो था द्रविड़ बंधु। द्रविड़ बंधु ठीक है। तो द्रविड़ बंधु, विभीषण लोग तो बचता है नहीं, ये लोग भी मारा जाता है। तो द्रविड़ बंधु को कौन मार दिया? तो यह बाल कृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर का एक भाई था, है ना। इन दोनों के एक भाई थे, उनका नाम था वासुदेव। ठीक है, तो वासुदेव और इनके दो मित्र थे, है ना, दो दोस्त थे। इनका एक भाई था दामोदर चापेकर और पार्क का, उसका नाम था वासुदेव, और उसके दो मित्र थे, एक थे विष्णु साठे और दो थे महादेव विनायक। महादेव विनायक रानाडे। विष्णु साठे और महादेव विनायक रानाडे। ठीक है, तो वासुदेव, विष्णु साठे, महादेव विनायक रानाडे, इन तीनों ने मिलकर के इन द्रविड़ बंधु की हत्या कर दी। सरकारी गवाह बना था, हत्या कर दिया गया इसका। ओके, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो वासुदेव और महादेव विनायक रानाडे हैं, इस हत्या के लिए इन दोनों को फांसी, इस हत्या के लिए इन दोनों को फांसी हो गई। ठीक है, और विष्णु साठे जो हैं, इनको 10 साल का कैद हुआ। दस साल का कैद। ठीक है, विष्णु साठे को 10 साल का कैद। हो गया। तो यहां पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या है और किस तरीके से है। अब देखिए, यहां तक घटनाक्रम समझ में आया कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा था। सबसे पहले वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम दिया गया, फिर बाल गंगाधर तिलक की एंट्री हुई, है ना,
और फिर बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, इन लोगों के द्वारा यह पूरा घटनाक्रम हुआ। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति का और नाम आता है, और वो कौन है? तो इसके बाद जिनका नाम आता है सावरकर, वीडी सावरकर, है ना, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसके बाद नाम आता है वीडी सावरकर का। अब वीडी सावरकर की क्या भूमिका है भाई? वीडी सावरकर लिखेंगे कि वीडी सावरकर ने 1899 में, वीडी सावरकर ने 1899 में एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की स्थापना की थी। गुप्त क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की स्थापना की थी। गुप्त क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की स्थापना की थी। ठीक है, मित्र मेला कहां पर? नासिक में। ठीक है, मित्र मेला, वीडी सावरकर ने मित्र मेला संस्था की स्थापना की थी। कहां पर? नासिक में। ठीक है, और 1902 में इसी का नाम 1902 में इसी का नाम अभिनव भारत हो गया। अभिनव भारत। ठीक है, यह संस्था इटली के एकीकरण के समय, यह संस्था इटली के एकीकरण के समय मेजनी द्वारा स्थापित, यह संस्था इटली के एकीकरण के समय मेजनी द्वारा स्थापित, मेजनी द्वारा स्थापित मेजनी द्वारा स्थापित यंग इटली, मेजनी द्वारा स्थापित यंग इटली के आधार पर बनाया गया था। मेजनी द्वारा स्थापित यंग इटली के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, आगे लिखेंगे कि अभिनव भारत के ही सदस्य, अभिनव भारत के ही सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हारे, अभिनव भारत के ही सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हारे ने अनंत लक्ष्मण कान्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट नासिक के जिला मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन, AMT
जैक्सन, AMT जैक्सन की हत्या करके, AMT जैक्सन की हत्या कर दी। ठीक है, तो इसी के सदस्य थे कौन? तो ये अनंत लक्ष्मण कन्हारी जिन्होंने जैक्सन की हत्या कर दी थी। और इस हत्या का मास्टरमाइंड किसको बताया गया कि इस पूरे हत्याक्रम का, जैक्सन का जो हत्या हुआ है, इसका मास्टरमाइंड कौन है? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर को इसका मास्टरमाइंड बताया गया कि बीडी सावरकर जो है वो इसके मास्टरमाइंड है। ठीक है, इसलिए बीडी सावरकर को आजीवन कारावास का सजा हुआ, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। इनको आजीवन कारावास का सजा हुआ और इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। और इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। ओके, ठीक है, तो इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली और इनको आजीवन कारावास का सजा हुआ इस घटनाक्रम की वजह से। ठीक है, तिलक उस घटनाक्रम में भी, जो इससे पहले जो रैंड की हत्या हुई थी, उसमें मास्टरमाइंड तिलक को माना गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो रैंड वाला पीछे वाला घटनाक्रम रहता है, इसमें कि आर्मी स्टोर रैंड पे हमला हुआ था, इसमें रैंड मारा गया था, तो उसमें मास्टरमाइंड तिलक को माना गया था, उसके लिए तिलक को भी जेल हुआ था। ठीक है, और यहां पर इस घटना के लिए मास्टरमाइंड बीडी सावरकर को माना गया, इनको आजीवन कारावास करके इनका पूरा संपत्ति जो है सो कि जब्त कर लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक की पूरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी अच्छे से, कि क्या है और किस तरीके से है और क्या चीजें चल रही थी, है ना, और क्या हो रहा था। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, कि क्या था और किस तरीके से यहां पर चल रहा था। तो ये सारी चीजें यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि ये अब इसको आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज आप लोगों को यहां पे क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के हिसाब से, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसके साथ जुड़िए और भी अपने जो मित्र साथी हैं, दोस्त, उनको जोड़िए और ये सारे इस इंपॉर्टेंट सेशन को करिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। सारे जो व्यूवर्स हैं अपने ऐप पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं क्लास आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना मजा आया। फिर मिलेंगे आपको अगले सेशन में। यहाँ पे कमेंट्स आता है ना, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी और आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और ये करते रहिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।